आपल्या सर्वांना विनंती आहे, कृपया वेळेचं गांभीर्य आपण सर्वांनी समजून घ्यावं आणि थोडं शांततेने ही श्रद्धांजलीची सभा या ठिकाणी राहुलजी संबोधित करणार आहे। 2 मिनिटं आपण शांत बसा अशी मला आपल्या सर्वांना विनंती करायची आहे। या शोक सभेचे प्रमुख वक्ते या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित असलेले सन्माननीय खासदार श्री राहुल गांधीजी, मंचावर उपस्थित असलेले राज्यातले देशातले सर्व मान्यवर नेते, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, आपल्याला कल्पना आहे की आज या ठिकाणी शेवटची या आजच्या दिवसाची कॉर्नर सभा ज्याला म्हणू, परंतु आज हजारोच्या संख्येने लोक यहाँ उपस्थित आहेत। ही सभा या ठिकाणी संपन्न होणार होती, बऱ्याचशा गोष्टी या ठिकाणी बोलण्याची संधी होती, परंतु आपण पाहताय की आज कृष्णकुमार पांडे जे एकेकाळी महाराष्ट्र राज्याचे सेवादलाचे अध्यक्ष होते आणि त्यानंतर अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या सेवादलाचे अध्यक्ष राहून राष्ट्रीय पातळीवर ज्यांनी सेवादलाच्या मुख्य कार्यकारिणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली, ते पहिल्या दिवसापासून नांदेडमध्ये राहुलजींच्या आगमन प्रीत्यर्थ देगलूरला येऊन तिथून चालत 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 या पदयात्रेमध्ये सामील झाले। कालही आपण पाल की वन्नाळीच्या गुरुद्वाऱ्यामध्ये ते आले आणि आज सकाळी सुद्धा पुनश्च पदयात्रेमध्ये हातामध्ये तिरंगा झेंडा घेऊन ते चालत असताना त्यांना त्रास झाला आणि त्रास झाल्यानंतर त्यांना नायगावच्या इस्पितळामध्ये नेण्यात आलं आणि नायगावच्या इस्पितळामध्ये जाण्याच्या अगोदरच त्यांचं दुःखद निधन झालेलं होतं। त्यांचे दोन्ही पुत्र हे सोबत होते आणि त्यांना दुपारी काँग्रेस पक्षाच्या त्या कॅम्पमध्ये भावपूर्ण श्रद्धांजली कॅम्पमध्ये अर्पण करण्यात आली। राहुल गांधींनी त्या ठिकाणी पुष्पचक्र अर्पण केलं, अन्य सर्वांनी पुष्पचक्र अर्पण करून त्यांच्या कुटुंबाचं सांत्वन केलं आणि काँग्रेसच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी सर्वांनी त्या ठिकाणी त्यांच्यावर पुष्पगुच्छ अर्पण करून नंतर त्यांचं शव हे नागपूरचे राहणारे होते आणि म्हणून नागपूरला त्यांचं शव पाठवण्यात आलेलं आहे। मित्र, ही आम्हा सर्वांसाठी अतिशय दुःखद घटना आहे की काँग्रेस पक्षाचे एक लढवय्या, काँग्रेस पक्षात शेवटपर्यंत हातामध्ये तिरंगा झेंडा धारातीर्थी पडत असताना एक खरा शहीद म्हणावं लागेल, एक शहीद ज्यांनी हातामध्ये तिरंगा झेंडा घेऊन आपल्या प्राणांचं अर्पण पक्षाकरता केलं, या देशाकरता केलं, हे मला मुद्दाम या ठिकाणी गर्वाने सांगितलं पाहिजे। अशा या सहकार्यांच्या जाण्याने आम्हा सर्वांच्या मनामध्ये एक तीव्र दुःखाची भावना, या सगळ्या पदयात्रेमध्ये राहुलजींच्या मनामध्ये एकच भावना राहिली की आमचा सहकारी आज आमच्यातून अचानक निघून जाणं आम्हा सर्वांना दुःख देणारी, वेदना देणारी आणि एक अतिशय दुःखद घटना घडल्यामुळे खूपच निराश आम्ही सर्व झालेलो आहोत। परंतु काम पुढे गेलं पाहिजे। जी भारत जोडो यात्रा राहुलजींनी सुरू केलेली आहे देशामध्ये, ती महाराष्ट्रातून पुढे जात आहे आणि ती न थांबता ती पुढे जाणार आहे। एकोपा निर्माण करण्यासाठी देशामध्ये जी काही विचित्र राजकीय परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये एक नफरतीचं वातावरण, एक घृणेचं वातावरण जे काही निर्माण करण्याचं काम झालंय, त्याच्यामध्ये त्याच्या प्रत्युत्तर म्हणून लोकांना जोडण्याचं काम, लोकांना एकत्र आणण्याचं काम, एक शक्ती महाराष्ट्रातून देशातून निर्माण करून लोकांना जी आवश्यक असणारी लोकशाही निर्माण करण्याचं काम राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली आज होत आहे, हे मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। मित्रहो, आज राहुलजी या ठिकाणी आहेत, ते बोलणारच आहेत आणि म्हणून अधिक वेळ मी घेणार नाही मित्रहो, परंतु गांभीर्याने याच्या ह्या शोक सभेला आपण सर्वांनी उपस्थित राहिल्याबद्दल मी मला आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। सर्वांनी कृपया ही श्रद्धांजली अर्पण करण्याची सभा असल्यामुळे, शोक सभा असल्यामुळे शांतता इथे राखा।
यानंतर मी आमंत्रित करते विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते श्री बाळासाहेबजी थोरात, ते या ठिकाणी श्रद्धांजली व्यक्त करतील. आदरणीय राहुलजी, आदरणीय सर्व व्यासपीठ आणि उपस्थित असलेल्या भारत जोडो यात्रेतील सर्व बंधू आणि भगिनी, प्रथम मी कृष्णकुमार पांडे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. कृष्णकुमार पांडे हे काल मला भेटले, दोनदा भेटले. खांद्यावर तिरंगा झेंडा होता, लोकांमध्ये फिरत होते. सकाळी 7ला मला भेटले, त्यावेळेस त्यांनी आमचे सगळ्यांचे एकत्र फोटो काढले. उत्साहाने ते सहभागी झाले होते आपल्या या सर्व याच्यामध्ये. आणि हेच आपलं उद्दिष्ट साध्य करीत असताना त्यांनी आपला प्राण ठेवला. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. आदरणीय राहुलजींची ही पदयात्रा कन्याकुमारी पासून निघाली आणि आपण पाहतो की प्रचंड प्रतिसाद हा जनमानसामधून मिळतो आहे. एवढंच नाही तर देशात सुद्धा चर्चा सुरू झाली आहे, ज्या उद्देशानं राहुलजी ही पदयात्रा करतायत याबाबत. पुन्हा एकदा लोकशाही ताकदवान बनली पाहिजे, आपल्या राज्यघटनेचे मूलभूत तत्व जपली पाहिजे. जे काही बेकारीनं तरुण माणसांना कठीण दिवस आलेले आहेत, युवकांना, ते दूर झाले पाहिजे, महागाई दूर झाली पाहिजे, असे उद्दिष्ट घेऊन आदरणीय राहुलजी ही पदयात्रा करतायत. आणि आपण एवढ्या मोठ्या संख्येनं हा आपण प्रतिसाद देतो आहोत आणि असाच हा प्रतिसाद पुढे वाढत जाणार आहे. जे उद्दिष्ट राहुलजींनी आज आपल्या पुढे ठेवलेलं आहे ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी पुढच्या काळामध्ये आपण निश्चितपणे पार पाडूया. अशा प्रकारचे खरं म्हणजे शब्द आदरणीय राहुलजींना आपण या निमित्तानं देतो आहोत. एवढंच मी या निमित्तानं सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद थोरात साहेब. यानंतर मी आमंत्रित करते काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले यांना, ते या ठिकाणी श्रद्धांजली व्यक्त करतील. काँग्रेस पक्षाचे निष्ठावंत, ज्यांनी लहानपणापासून आज सकाळपर्यंत ज्यांनी देशाचा तिरंगा आणि काँग्रेसचा तिरंगा असा घेऊन फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर त्यांनी काँग्रेसचा विचार सगळीकडे पोहोचवण्याचं काम केलं. असा एक काँग्रेसचा सिपाही आज आपल्या सगळ्यांना सोडून गेलेला आहे. मी त्यांच्या आत्म्याला सुखशांती प्राप्त हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. त्यांच्या कुटुंबाला हे दुःख सहन करण्याची क्षमता ईश्वर त्यांना प्रदान करो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. के पांडे हे खऱ्या अर्थानं सुरुवातीलाच म्हणालो की ते काँग्रेसचे सिपाही होते. मनुष्याच्या जीवनात खरं सत्य कुठलं असेल तर मृत्यू हा सगळ्यात सत्य मनुष्याच्या जीवनातला आहे. एक दिवस सगळ्यांना जायचं आहे. पण अशा या परिस्थितीमध्ये आज आपण पाहिलं के पांडेजी, कृष्णकुमार पांडेजी मला काल संध्याकाळी मिळालेत. ते म्हणालेत की ते माझ्यासोबत हिंदी में बोलायचे, भाऊ अब राहुल जी महाराष्ट्र में आ गए. अब महाराष्ट्र में वैसे भी कांग्रेस का माहौल बन चुका है. राहुल जी की पदयात्रा आने के बाद ये माहौल और 4 गुना और बढ़ेगा. और महाराष्ट्र ये ऐसा राज्य है कि पूरे देश को परिवर्तन में लाने की क्षमता रखता है. और मुझे बहुत खुशी हुई है. और मैं उम्र में ज्यादा हूं तो भी मेरा जो सेवा दल का जो काम था, तिरंगे को हाथ में लेके आगे जाने का मैं इस बार करने वाला हूं. जमा तो पूरे महाराष्ट्र यानी मध्य प्रदेश तक जब ये राहुल जी की यात्रा जाएगी वहां तक मैं ये तिरंगा हाथ में लेके जाऊंगा असं मला काल संध्याकाळी ते म्हणाले. आणि त्याच्या मागचं कारणही त्यांनी सांगितलं कि अब बहुत हो गया. जिस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई
और जिस कांग्रेस ने इस देश को महासत्ताक बनाया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के आधार पर इस देश के सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर देश को खड़ा किया, और आज 8 साल में इस देश को बर्बाद करने की जो व्यवस्था हुई, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आत्महत्या, छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त हो गया, अब परिवर्तन होना चाहिए, ये देश बेच देंगे असं कृष्णकुमार पांडेजींनी मला सांगितलं. आपल्याला लक्षात असेल की आज जसं आपल्या देशाच्या सीमेवर आपला सैनिक जेव्हा शहीद होतो तर त्याला वीरगती प्राप्त झाली असं म्हणतो, आणि त्याला आपल्या तोफांचा म्हणजे बंदुकीच्या गोळ्या आकाशात झाडून त्याला शालूट दिला जातो, तिरंग्यामध्ये त्याला अंतिम क्षणामध्ये त्याला अंतिम संस्कार दिला जातो. आज आपण पाहिलं की कृष्णकुमार पांडेजी त्यांना आपले नेते राहुल गांधीजींनी आणि सगळे नेते देशभरातले, इथं आपल्या राज्याचे प्रभारी एच के पाटील साहेब, आपले वेणुगोपालजी, सगळे नेत्यांनी आज कृष्णकुमार पांडेला शालूट मारला. पंजाब आपला जो तिरंगा आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं प्रेत त्याच्यामध्ये ठेवलं आणि त्याला शालूट मारण्याचं काम झालं. म्हणजे एका काँग्रेसच्या सिपायाला शेवटच्या क्षणी त्याला आपल्या नेत्या राहुल गांधीजींनी एक, जसं आपण ते मिलिटरीतलं जेव्हा एखादा व्यक्ती आपला सैन्य शहीद होतो आणि त्याला ज्या पद्धतीचं त्याच्यावर संस्कार केले जातात त्या पद्धतीचं, म्हणजे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशामध्ये हा काँग्रेसचा हा सिपाई, त्याला हा मान मिळालेला आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की शेवटच्या क्षणापर्यंत काँग्रेससाठी लढणाऱ्या कृष्णकुमार पांडेजीला आपण सगळ्यांनी शालूट केला पाहिजे. काँग्रेसच्या जेव्हा जेव्हा सेवा दलाच्या याच्यामध्ये जेव्हा चर्चा होईल, त्याच्या इतिहासातली चर्चा होईल, तर कृष्णकुमार पांडेचं नाव आवर्जून देशपातळीवर घेतलं जाईल. अशा कृष्णकुमार पांडेजींच्या पुन्हा त्यांना त्यांच्या आत्म्याला चिरशांती प्राप्त हो अशी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. धन्यवाद पटोलेजी. यानंतर ज्यांची आपण सर्वांनी अत्यंत आतुरतेने वाट पाहिली, शंकरनगर में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुई इस जनता को आप संबोधित करें. राहुल जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूं, आप यहां व्यक्त हो. स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत. आज आप सब हमारे साथ पूरा दिन चले हैं. आपने अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद. पीछे कृष्ण कुमार पांडे जी की फोटो है. उन्होंने यात्रा को अपनी जान दी और ये कांग्रेस पार्टी और हम कभी नहीं भूल पाएंगे. हमने सोचा था कि हमारे जो यात्री हैं सब के सब अंत तक पहुंचेंगे, मगर दुख की बात है कि हमारे एक प्यारे साथी हमारे साथ श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाएंगे, मगर जो उनकी सोच है वो हमारे साथ चलेगी.
और वो श्रीनगर तक पहुंचेगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले इसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी 8 बजे रात को, मतलब अभी 7 बज रहे हैं। इसके 1 घंटे बाद नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को रद्द करने जा रहा हूं और काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। सच्चाई ये थी कि नोटबंदी काले धन को मिटाने के लिए नहीं की गई। नोटबंदी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उन पर आक्रमण था और उसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान के हर गरीब को दिख रहा है। नोटबंदी के बाद उन्होंने गलत जीएसटी लागू की और इन 2 पॉलिसीज ने, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार दिलवाती है, किसान, छोटे बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, इन सब को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। यहां आने से पहले मैं युवाओं से मिला, 5-10 युवाओं से मिला और मैंने उनसे सवाल पूछा। वो एग्जाम के बारे में आए थे, डेलीगेशन आया था, एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है आज के हिंदुस्तान में, आपने पढ़ाई कर ली, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब कुछ कर लिया, माता पिता ने आपकी शिक्षा में लाखों रुपए लगा दिए, आपको क्या लगता है आपको रोजगार मिलेगा? चुप हो गए, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। हमारे देश में आज युवा पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, मगर रोजगार उसे नहीं मिल सकता। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सालों लगा देते हैं और फिर उसके बाद इंजीनियर नहीं बनते, मजदूरी करते। कोई मजदूरी करता है, कोई उबर की गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर बनता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, महाराष्ट्र की सच्चाई है। और जो आपका शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है, वो पूरा का पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 2-3 लोग हैं, इनके हवाले नरेंद्र मोदी जी और आपकी यहां की सरकार पूरा का पूरा ढांचा इनके हवाले कर रही है। मैंने उनसे पूछा, लड़कों से पूछा कि भाई बताओ, बेरोजगारी के कारण बताओ। मुझे कहते हैं जो पब्लिक सेक्टर था, जिसमें हमारे जैसे लोगों को रोजगार मिलता था, थोड़ी सिक्योरिटी होती थी, उन्होंने कहा पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो वो भी रास्ता बंद है। नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है। तो ये देश की हालत है। और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। और बीजेपी और आरएसएस डर को
फिर नफरत में बदल देते हैं। डर के बिना नफरत हो ही नहीं सकती। अगर डर नहीं है तो नफरत नहीं हो सकती। अगर डर है तो उसको नफरत में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। यह हिंदुस्तान में हो रहा है और इससे देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेरोजगारी से, महंगाई से देश का कोई फायदा नहीं होगा। नफरत से देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। और यह इस देश का इतिहास ही नहीं है। यह भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। 3600 किलोमीटर की यात्रा है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी में शुरू किया। 60 दिन हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि आज सुबह हमने शुरुआत की। अजीब सी बात है। हमारे यात्री, उनसे आप पूछो, किसी को समझ नहीं आ रही बात। 25-25 किलोमीटर हर रोज चलते हैं। 60 दिन से चल रहे हैं। अभी मैं भाषण दे रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट पहले मैंने शुरू किया है। ये हो क्या रहा है? आमतौर से आदमी सुबह उठता है, थकान नहीं होती, दिन भर काम करता है, शाम को थकान होती है ना। यहां अजीब सी बात है। यहां हम सुबह उठते हैं, थकान नहीं होती, 25 किलोमीटर चलते हैं, 25 किलोमीटर चलने के बाद थकान नहीं होती। मैंने सोचा ये हो क्या रहा है। जवाब बताऊं आपको। हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। राहुल गांधी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा। ये जो यात्री हैं, ये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम सब आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप हमें पीछे से धकेल रहे हो। आपका प्यार हमें पीछे से धकेल रहा है। और ये आपका जो प्यार है, ये हमें श्रीनगर तक पहुंचाएगा। और वहां देखना, वहां मेरा भाषण देख लेना। वहां भी मैं यही कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आया, 130-140 दिन हो गए, रोज 7-8 घंटे चले हैं, 25-30 किलोमीटर चलने, मगर थकान नहीं आ रही। क्योंकि आपकी आवाज है, आपका प्रेम है, और हम आपकी आवाज सुनने आए हैं। मैं यहां लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं। राजनेता आते हैं, 2 घंटे का भाषण करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम यहां आए हैं, 7 घंटे चले, सुबह से शाम हम आपसे बात कर रहे हैं। किसानों से, युवाओं से। अभी विकलांग औरत मिली मुझे, उसके दिल में जो था उसने मुझे बताया, उसकी व्हीलचेयर को धकेला मैंने। हम आपकी बात सुनने आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप सब कुछ समझते हो। खेती के बारे में सीखना हो, किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं होती है। खेती के बारे में सीखना हो तो किसान के साथ बैठ जाओ, 15 मिनट में वो आपको समझा देगा जो समझना है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारा कर्जा माफ नहीं होता। हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा 2 मिनट में माफ हो जाता है, हमारा नहीं होता। हमने क्या गलती की? हमने कौन सी गलती कर दी? वो बता रहा है। कहता हमें एमएसपी नहीं मिलती। वो कह रहा है, आज मुझे बताया, एक किसान मिला, 20 मिनट मुझे उसने समझाया,
जो नरेंद्र मोदी जी की ये जो बीमा योजना है इसके बारे में बताया। कहता है कि हम पैसा डालते हैं, सरकार पैसा डालती है और सीधा का सीधा पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में जाता है। हमारा खेत बर्बाद होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, हमारा खेत बर्बाद हो जाता है, तो ना हमें इंश्योरेंस कंपनी का फोन नंबर मिलता है, ना ऑफिस मिलता है, ना पैसा मिलता है। तो अगर किसानों से बात की 15 मिनट में, 20 मिनट में, वो समझा देंगे क्या हो रहा है। छोटे दुकानदार से बात करो, वो बता देगा नरेंद्र मोदी जी ने काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी या छोटे बिजनेस वालों की हत्या कर दी, खत्म कर दिया, वो बता देगा 2 मिनट में। युवाओं से पूछो, वो कहेगा, युवा कहेगा कि भैया मुझे रोजगार नहीं मिल सकता, कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूं मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। यह देश की सच्चाई है और इसको बदलना है। और ये देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब 2 भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। तो इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की, और इसमें 1 इंच मतलब हम शुरू करेंगे, कन्याकुमारी से शुरू किया और कश्मीर में, श्रीनगर में ये जो हमारा तिरंगा है उसको हम आगे जाके लहराएंगे। और आपने हमें इतनी शक्ति दी है, इतना प्यार दिया है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं यहां 3-4 घंटे बैठ जाऊं तब भी मैं आपको समझा नहीं सकता कि आपने मुझे कितना दिया है, कितना प्यार दिया है, कितनी शक्ति दी है। इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बार फिर आज दुख का दिन है। पांडे जी झंडा लिए चल रहे थे, झंडा लिए चल रहे थे, आखिरी सेकंड तक झंडा लिए चल रहे थे और फिर शहीद हुए। तो ये मीटिंग उनके याद में है। उनके परिवार को, हम सब का, पूरी कांग्रेस पार्टी का, हर कार्यकर्ता का, हर नेता का प्यार। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये पूरी पार्टी, इस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, इस पार्टी का हर एक नेता आपके साथ है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। एक कृष्ण कुमार पांडे अमर रहे, कृष्ण कुमार पांडे अमर रहे। धन्यवाद।